पिगमेंटेशन एक स्किन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा अंडर आई एरिया में पिगमेंटेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। हाँ, तो डार्क सर्कल सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन की वजह से भी नहीं होते, लेकिन पिगमेंटेशन नया स्किन फॉर्मेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है। पुराना स्किन शेड ऑफ हो जाता है, नया स्किन बनता रहता है। तो जब नया स्किन नहीं बनता है, पुराना लेयर डैमेज हो चुका है, तो वो डैमेज लेयर में मेलानिन का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। एवरी एज and every person will have a different speed of repair. जब न्यूबॉर्न होते हैं तो every 4th day नया स्किन का लेयर बनता है। If I smoke, वो मेरी जेनेटिक एजिंग को स्पीड में करवाएगा। जो हमारे अंडर आई रीजन जो बहुत थिन स्किन है, उसका जो डीप लेयर होता है स्किन का, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, अगर वहाँ पे कोलेजन कम हो जाता है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, तो वो पिगमेंटेशन इतना तेजी से आएगा कि कोई स्पेसिफिक सनस्क्रीन लेनी चाहिए जिसको पिगमेंटेशन हो, उससे यूवी रेस से पिगमेंटेशन होने के चांसेस है। आईवी ड्रिप्स भी लेनी चाहिए। Welcome to Level Up with Anona and to the series Behind the Beauty, an initiative by Dermatouch, जो कि इंडिया का एक बहुत ही ट्रस्टेड फार्मेसी स्किन केयर ब्रांड है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम रियल भारत के रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्किन एक्सपर्ट से समझेंगे आपकी स्किन के बारे में। वी आर टॉकिंग रियल स्टोरीज, रियल सॉल्यूशंस फॉर आवर इंडियन स्किन एंड डीबंकिंग मिथ्स अराउंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर पूर्वा भंबानिया, जो 15 साल से स्किन सॉल्यूशंस अहमदाबाद में प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर पिगमेंटेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलिंग टॉपिक व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्किन एंड नॉट जस्ट ओनली इन फीमेल, इन मेल बोथ। तो ये सारी चीजें जो आज इस एपिसोड में हमने बातें की हैं, लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि पिगमेंटेशन हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज पे आता ही आता है। हाउ यू कैन फाइट विद इट और कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट व्हेन यू नो। So let's deep dive and welcome Dr. Purva. Namaste ma'am. नमस्ते। Welcome to Level Up with Anona. And ये एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव का आज एपिसोड है जो हम डर्माटच के साथ कर रहे हैं, बिहाइंड द ब्यूटी बाय डर्माटच। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें हम जो एपिसोड हम करने वाले हैं बहुत रियल स्टोरीज, जो रियल इश्यूज होते हैं ना जब स्किन की हम बात करते हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया और इतने टाइम से डॉक्टर्स के साथ स्पेसिफिकली बहुत कंटेंट करती हूँ, तो वन थिंग दैट हैज कम आउट इज बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है जो सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केट, आप उस इंडस्ट्री में हो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, और जो लोग एक्चुअली फेस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इशू, वो ही मैं एकदम सिंपल तरीके से आज आपसे बात करना चाहती हूँ। और एक टॉपिक जिसके बारे में मेरे को आज डिटेल में डीप डाइव करना है वो है पिगमेंटेशन। आपको क्या लगता है मैम, पिगमेंटेशन, यू आर अ स्किन डॉक्टर, पिगमेंटेशन कितना ज्यादा कॉमन है इंडिया में? व्हाट डू यू सी? सो ओवरऑल पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है इंडिया में, बिकॉज वी आर स्किन ऑफ कलर, राइट? वी आर कलर्ड स्किन या ब्राउन स्किन, जो एशियन स्किन होती है, it is categorized into this kind of a skin. So pigmentation brown skin में बहुत common होता है। Advantage ये है कि जैसे white skin जो Caucasian skin होती है, it burns. We are blessed कि we get pigmented. हमारी स्किन बर्न नहीं होती है। तो पिगमेंटेशन एक स्किन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी और आउटलुक को इंटरफियर करता है। तो पिगमेंटेशन ऐसे कोई बीमारी पर से नहीं बोल सकती मैं, ऐसा? एग्जैक्टली इट्स नॉट ट्रू कि वो बीमारी नहीं है। हमारी स्किन, अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है या कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसके चलते बहुत ज्यादा पिगमेंट बनना चाहिए और फिर भी पिगमेंट बन रहा है, मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं शायद अंदर है। ओके। तो अगर पहले आप
शुरुआत इससे करते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्या है, मतलब Okay. अगर हम पिगमेंटेशन की, बहुत लोग इसे झाइयाँ बोलते हैं या बहुत जो सब कैटेगरीज हो गई, डार्क सर्कल्स हो गए, मेलास्मा हो गया, काफी चीजों के नाम से हम अलग अलग बीमारियों को एड्रेस करते हैं। क्या होता है पिगमेंटेशन, आप अगर बताएं। So pigmentation by definition, पिगमेंट तो हमारी स्किन का पार्ट है, ठीक है। राइट। ब्राउन स्किन में मिलेनिन नाम का पिगमेंट ज्यादा होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं हमारी स्किन में, लेकिन मिलेनिन के पीछे हम सब लगे रहते हैं, हाँ। राइट। अगर मिलेनिन कम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोपिगमेंटेशन, जिसमें सारे ही सफेद दाग या स्किन का जो एक्चुअल कलर है अगर वो चला जाता है, वो बीमारियां आ जाती है। और नॉर्मली जब हम पिगमेंटेशन बोलते हैं तो हम हाइपर पिगमेंटेशन की बात करते हैं, Okay. मतलब जहाँ पे मिलेनिन बढ़ जाता है, ज्यादा हो गया। Okay. वो प्रॉब्लम्स को हम पिगमेंटेड प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। उनको जानते हैं, ठीक है। राइट। सो उसमें बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपने बोला छाइया, जो हार्मोनल पैच भी होता है, राइट। किसी किसी को एटोपिक डर्मेटाइटिस, जैसे मैं खुद एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट हूँ, तो Okay. एलर्जिक कंडीशन की वजह से बार बार पिगमेंट हो जाता है। किसी को एक्जिमा होता है और एक्जिमा के बाद वहाँ पे पिगमेंटेशन, जिसको मेडिकली हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कोई भी इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस हुई और वहाँ पे दाग छूट गए। एक्ने और पिंपल्स में भी ऐसे ही होता है, राइट। पिंपल्स के बाद दाग छूट गए। तो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से हमारे स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अंडर आई एरिया में पिगमेंटेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से डार्क होता सर्कल्स है। जिसे हम बोलते हाँ, हैं। तो Okay. डार्क सर्कल सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन की वजह से भी नहीं होते, लेकिन पिगमेंटेशन डार्क सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। ओके ओके। हाँ, तो लोग बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, बात वही होती है कि वो देखते हैं और अपने हिसाब से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है दे फाइंड आउट द रीजन। एग्जैक्टली। तो आपने हमको डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंटेशन बताया जो जनरली इंडियन स्किन में हम डिपेंडिंग किसकी बॉडी पे क्या असर हो रहा है होता है। एक बार आप स्पेसिफाई और थोड़ा उनको डीप डाइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डार्क सर्कल्स की बात करी, एक्जिमा की बात करी, तो डिफरेंट ये जो पिगमेंटेशन है, जो टॉप पिगमेंट मतलब एज इन आप देखते हो किसी की बॉडी पे हो रहे हो, तो उनके रीजंस क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डार्क स्पॉट्स या प्रॉब्ली एक्ने के बाद जो स्पॉट्स पड़ते हैं। एग्जैक्टली, हम कॉमन चीज पहले डिस्कस करते हैं। जैसे डार्क सर्कल शायद सभी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो डार्क सर्कल में डेफिनेटली आईज के आसपास के रीजन में किसी किसी को ज्यादा पिगमेंट बना हुआ रहता है। क्यों होता है वो? तो उसके रीजन होते हैं, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। इसके अलावा एलर्जिक कंडीशंस होती हैं जिसके चलते वहाँ पे इचिंग होता रहता है और वहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा बनता है, राइट। कई बार फिक्स ड्रग इरप्शंस होते हैं, दवाई की एलर्जी की वजह से वहाँ पे पिगमेंटरी चेंजेस हो जाते हैं, राइट। और अगर एजिंग स्पीड से हो रहा है जिसके चलते जो हमारे अंडर आई रीजन, जो बहुत थिन स्किन है, उसका जो डीप लेयर होता है स्किन का, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, अगर वहां पे कोलेजन कम हो जाता है, मतलब वो गद्दी का पोर्शन अगर कम हो जाता है, तो स्किन के नीचे रहे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लू डिस्कलरेशन देता है हमारी स्किन को, उसके चलते डार्क सर्कल्स दिख सकते हैं, राइट। सो अंडर आई रीजन कैन शो पिगमेंटरी चेंजेस ड्यू टू मेनी रीजंस। ओके, तो इसमें जो आपने जो बोला ऐसा कि पिगमेंट्स आ जाते हैं, मेलेनिन उसका मेन रीजन है, तो क्या होता है? मेलेनिन जमा हो जाता है एक साथ? हाँ, मेलेनिन जमा इसलिए होता है, हमारा स्किन का रिपेयर मैकेनिज्म ऐसे होता है कि नया स्किन फॉर्मेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है। पुराना स्किन शेड ऑफ हो जाता है, नया स्किन बनता रहता है, राइट। तो जब नया स्किन नहीं बनता है और पुराना लेयर है वो डैमेज हो चुका है, तो वो डैमेज लेयर में मेलेनिन का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। सो एनी स्किन विच इज नॉट गेटिंग रिपेयर्ड वो ज्यादा पिगमेंटेड दिख सकती है। that's really important। और ये आप जो बोल रहे हो कि हमारी जो प्रोसेस होती है ऐसे स्किन की, ये कितने जनरली, हाउ डज इट रिपेयर इन कितने ड्यूरेशन में? सो एवरी एज एंड एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट स्पीड ऑफ रिपेयर, राइट। जब न्यूबॉर्न होते हैं तो एवरी 4th डे नया स्किन का लेयर बनता है, इसलिए हम न्यूबॉर्न बच्चे को मॉइस्चराइज करते रहते हैं, क्योंकि जब भी नई स्किन बनती है तो स्किन ड्राई हो सकती है, राइट। वो रिपेयर मैकेनिज्म का नॉर्मल सी है बॉडी, ये मतलब बच्चे के जब स्किन रिपेयर होती है तो वो थोड़ी ड्राई रहती है,
तो उसको हमें सिर्फ प्रोटेक्शन देना है ताकि वो रिपेयर मैकेनिज्म चलता रहे। तो न्यूबॉर्न में एवरी 4th डे होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एडोलेसेंस तक पहुंचते हैं तब तक वो 4 दिन से लेके 4 हफ्तों तक का हो जाता है, और उसके बाद वो और ज्यादा डिलेड फेज में चला जाता है। राइट। तो उसका रीजन कुछ हो सकता है कि इंसान खुद ध्यान नहीं दे रहा इसलिए उसका रिपेयर नहीं हो रहा? उसका एक्चुअल रीजंस हर एक लोग की एजिंग पे डिपेंड करता है। हमारा जेनेटिक एजिंग फिक्स हो चुका है, बिफोर आवर बर्थ वो तय हो चुका है कि हमारा एजिंग कैसे होगा, लेकिन वो सिर्फ जीन्स ने डिसाइड किया है। वो मॉडिफाई होता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से और लाइफस्टाइल फैक्टर्स से। राइट। अगर मेरा एजिंग फिक्स हो चुका है, लेकिन इफ आई स्मोक, तो स्मोकिंग मेरी एज को और बढ़ाएगा, वो मेरी जेनेटिक एजिंग को स्पीड में करवाएगा। तो दैट वुड लीड टू डिलेड न्यू स्किन फॉर्मेशन। राइट। अगर मेरा यूवी एक्सपोजर, बाहर का सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो दैट विल लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग। अगर मुझे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई मेडिकल इश्यू है, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि जब रिपेयर, ये एजिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो भी रिपेयर स्किन जैसे होती रहती है, एजिंग के अकॉर्डिंग प्रोबेबली ड्यूरेशन बढ़ता जाता होगा। और अगर रिपेयर कम हो रहा है तो मेलानिन का ज्यादा हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई पिगमेंटेशन हो रहा है। दैट्स द होल प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिपेयर जब हो रही है, तो आपने बोला ड्राइनेस इज द, यू कैन से अ सिम्पटम और अ थिंग दैट अ बॉडी कैन और अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम रिपेयरिंग चल रही है स्किन की, ऐसा कुछ होता है? नॉट नेसेसरीली, लेकिन हाँ, दैट इज अ नॉर्मल रीजन फॉर अ माइन्यूट ड्राइनेस। वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें परेशानी नहीं देनी चाहिए। ओके। और anything that a person should do to enhance the skin repairing part, you know, कि एक person का जो skin है वो better है, repaired रहे, why I'm asking ultimately कि जिससे pigmentation कम हो, तो what do you suggest on that? So उसका repair mechanism को support करने के लिए what a person should do is a complex thing, right? Okay. Aging इतना simplified नहीं है. Human body is one of the most complex machine created by God, right? और जो सारे ही नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होंगे, वो एक वायरस और बैक्टीरिया जो हम एक दूसरे को फैलाते हैं, वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसमें हमारे स्किन के पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स भी आ गए, राइट? अगर मेरे को पिगमेंटेशन है तो मेरे से आपको नहीं होने वाला है। इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज तक हम यूनिडायरेक्शनल वे में ही उनको समझते थे, है ना? लेकिन now science has already deep diven into this non-communicable disease, and they are considered as a lifestyle disorders. Right. Got it. Now we don't see them as a just skin problem. We see them much deeper. We see them as a manifestation on skin. अगर हमारे बॉडी में अंदर प्रॉब्लम है तो वो स्किन पे दिखेगा। Right. There is a whole relation. There is a whole relation. Why skin is showing these symptoms? तो skin is mirror of your health. Wow. वो अंदर की बात आपको सबसे पहले बताएगी। तो अगर पिगमेंटेशन आ रहा है, so that is a exactly to your what is going inside. Exactly. So it could be कि आपका एजिंग फास्ट हो रहा है, आपको यूवी डैमेज हो रहा है, आपके बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म ठीक नहीं है, which could be due to hormonal imbalance. It could be change in your immunity. Okay. Right. It could be nutritional deficiency. तो it's a whole circle. It could be a chronic inflammation. तो स्किन का मतलब जैसे हम पिगमेंटेशन की इधर बात कर रहे हैं, तो कितना % आप बोल रहे हो कि लाइफस्टाइल वर्सेस जेनेटिक्स जो आप बोल रहे हो रीजन होता है पिगमेंट आने का एक इंसान में? Everything is divided into 3 parts. Right. So genetic component तो फिक्स कंपोनेंट है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? एक इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा, वो किसी तरह फ्रेंच नहीं बन सकता। लेकिन जेनेटिक कंपोनेंट को एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है वो, और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। सो आई वुड सिंप्लीफाई इट कि जेनेटिक कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स 30%,
30% is contributed by your environmental factors and 30% is contributed by your lifestyle ओके factors. 30% एनवायरमेंटल आप बोल रहे हो मतलब वेदर एंड ऑल यू आर सेइंग ना Yes, उसमें weather भी आ गया, आपका pollution भी आ गया. गॉट इट दैट प्लेज अ मेजर रोल इन दिस Yes. पिगमेंटेशन आल्सो Exactly. अगर Oh. हम इक्वेटर के पास रह रहे हैं तो केरला में पिगमेंटेशन स्किन में ज्यादा होगा कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश में जो होगा. हाँ तो दैट इज द थिंग कि हम Yes. कौन सी सिटी कौन से रीजन में रहते हैं उस हिसाब Exactly. से So there are many environmental factors for pigmented skin. एंड व्हाट अबाउट जेंडर वाइज लाइक मेल और फीमेल क्या रेशियो रहता है I think pigmentation या फिर pigmentary problems are gender neutral, right? But females are more bothered with pigmentary problems. Bothered. Yeah. You said it very right. They are more bothered. Yeah. Yeah. तो इसमें let's deep dive into this. Pigmentation हो रहा है किसी को, ठीक है? कितना deep rooted है ये what's the science behind it कि कैसे पता चलता है कि it's on जो level हर मैं बीमारी नहीं बोल रही पर हर चीज का एक लेवल होता है ना कि it's on first level, second level तो वो कौन से लेवल पे है वो कैसे पता चलता है? टू बी फ्रैंक डीप या सुपरफिशियल है उसके लिए बहुत सिंप्लीफाइड टेस्ट होते हैं. डॉक्टर देख के भी आपको बता सकता है और वुड लैम्प करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि स्किन के एपिडर्मिस मतलब सबसे सुपरफिशियल लेयर पे है, दोनों के बीच के लेयर में है या डीप लेयर में है. बट उससे मुझे कोई प्रॉब्लम का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत ज्यादातर नहीं होती है. राइट. ड्यूरेशन कितना है दैट मैटर्स द मोस्ट. वेदर दैट पिगमेंटेशन हैज हैपेंड इन शॉर्टर ड्यूरेशन या फिर वो काफी लंबे टाइम से है, उससे डेफिनेटली वी कैन एड्रेस डिफरेंट हेल्थ इश्यूज और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोनों से बदल जाता है. राइट. अगर पिगमेंटेशन कुछ दिनों का है, आप बाहर हॉलीडे पे जाके आए हैं, बीच हॉलीडे पे या फिर माउंटेन्स पे या डेजर्ट के पास, टेम्पररी आपको टैनिंग हो गई है तो वी कैन वेट एंड वॉच एज वेल. राइट. सन प्रोटेक्शन करते रहो, स्किन अपने आप उसको रिपेयर कर सकता है. लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी पैच या हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो पिगमेंटेशन आया है 5 साल से आपके साथ है, तो फिर इट रिक्वायर्स एन डिफरेंट एड्रेसल. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाती है और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है. बट नहीं, व्हाई आई एम आस्किंग इज विद टाइम जैसे अभी किसी का ताजा है, सपोज कि दे हैव स्टार्टेड सीइंग डार्क स्पॉट्स और एनीथिंग जो भी पिगमेंटेशन के जिस तरीके का भी हो रहा है उनको वो सिम्टम्स उनके फेस पे आने लग गए, तो उस हिसाब से अगर वो नॉन ट्रीटेड छोड़ते हैं उसे, तो फॉर एग्जाम्पल लाइक यू मेंशन कि अभी एकदम सबक्यूटेनियस ऊपर लेवल पे था, एकदम फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे था, तो इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू डीपर लेवल, फिर उसको विद टाइम तुम्हें ट्रीटमेंट में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ऐसा कुछ होता है उसमें? नॉट नेसेसरीली. कुछ पिगमेंटेशन जो भी रीजन से हो रहे हैं वो कुछ हमेशा सुपरफिशियल ही रहेंगे और कुछ डीप भी हो सकते हैं. जैसे दवाई से अगर एलर्जिक रिएक्शन होने से जो भी पिगमेंटेशन आया है वो हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक की स्किन में ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा रेजिस्टेंट होता है. उसको ट्रीट करने में ज्यादा समय देना पड़ता है, ज्यादा डीपर ट्रीटमेंट्स लगते हैं. मतलब लोग सोचते भी नहीं होंगे कि जो दवाई वो खा रहे हैं किसी अपने एक हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, उससे दूसरा पिगमेंटेशन पहुंच रहा है. हाँ, हो सकता है ऐसा. तो इसमें एज इन ट्रीटमेंट की जो हम बात करें, ये तो मुझे समझ आ गया कि डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का हाइपर पिगमेंटेशन आपको है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा, उस हिसाब के आपके सिम्टम्स होंगे. जनरली क्या जो मैंने बात करी अगेन फर्स्ट, जैसे आपने डार्क सर्कल्स की बात करी थी, कौन से इश्यूज लोग लेके आते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? इस पिगमेंटेशन में ट्रीटमेंट्स की साइड पर अगर हम बात करें क्या होता है? डार्क सर्कल्स में डिफरेंट एज ग्रुप डिफरेंट रीजंस लाते हैं, तो आई विल शेयर द कॉमनेस्ट रीजन. जैसे हम टीनेज में जो आजकल देखते हैं कि हमारे जो फीमेल एडोलेसेंट पेशेंट्स होते हैं उनको डार्क सर्कल्स होते हैं, तो उनमें काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाई जाती है और विटामिन डी उसमें कॉमनली डेफिशिएंट देखने को मिलता है. ओके. राइट. थैंक्स टू पॉल्यूशन की जो एग्जैक्ट यूवी रेज हमारे स्किन तक पहुंचने चाहिए, जो विटामिन डी बनाने में हमें हेल्प करते हैं, pollution is totally interfering with this vitamin D formation process in our skin. तो उसके चलते बच्चे deficient है और विटामिन डी इज एन इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर द हार्मोन फॉर्मेशन.
तो हार्मोन इम्बैलेंस भी हो गया, जिसके चलते स्किन का रिपेयर कम हो जाता है. विटामिन डी डेफिशिएंसी विल कंट्रीब्यूट टू इम्यूनोलॉजिकल डेफिसिट. वो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं. Right. तो इसकी डेफिशिएंसी के चलते बच्चों में डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं. अनेमिया की वजह से आजकल सभी को 0 फिगर में ही रहना है ना. Oh. टीनेज लड़कियों को अपना वेट मेंटेन करने में बहुत मजा आता है, तो कई बार वो न्यूट्रिशन को मिस करते हैं और अनीमिया की वजह से भी उनको डार्क सर्कल होते हैं, लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन होता है. स्ट्रेस भी काफी होता है आजकल टीनेजर्स को, तो उसके चलते भी उनको स्ट्रेस से भी पिगमेंटेशन. सेम. तो रीजन इज सारी चीजों से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे हार्मोन Yes. प्रोडक्शन कम होता है एंड हेंस रिपेयर नहीं होता है, अगेन मेलानिन का पिगमेंटेशन. एग्जैक्टली. दैट्स द होल प्रोसेस. Yes. अल्टीमेटली आप स्ट्रेस लाइफस्टाइल जो भी अगर इशू लेके आओगे तो बाकी चीजों के साथ तुम्हारी स्किन पे तुम्हारा दिखना चालू हो जाएगा. Absolutely. जो एंड लाइक यू मेंशन, इसका मतलब पिगमेंटेशन की तो कोई अब एज ही नहीं रही है. एनीवन everyone is getting pigmentation. Exactly. है ना. तो totally depending on their lifestyle. मतलब that is something really to think about. लोग Yes. सोचते ही नहीं है. और second, आपने एक डार्क सर्कल, दूसरा जो major reason है acne and the dark spots that people get. Yes. That is something जो आपने bother की बात करी, हर इंसान को bother करता है. तो एडोलेसेंट एज में अगेन एक्ने की वजह से उनके फेस पे काफी पिगमेंटेशन हो जाता है. अगर थोड़ी सी एज बढ़ा दे, एडोलेसेंट एज आपने टीनेज क्रॉस कर लिया है, टीनेज में अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमन होते हैं. तो पतले रहना जिनको बहुत अच्छा लगता है, साथ में उनको जो कैलोरी रिच फूड लेना भी काफी पसंद होता है, तो वो भी एक अलग कैटेगरी है. तो उसके चलते अगर 18 से लेके 30s के बीच में हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, और आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा अंडर आई पिगमेंटेशन और ओवरऑल फेस या फिर नेक एंड नकल्स में पिगमेंटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से Yes. वो जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, Exactly. डायबिटीज के सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली, वो ना. हाँ, मतलब डायबिटीज में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एन अम्ब्रेला प्रॉब्लम. इट इज अ प्रीकर्सर टू मेनी मेडिकल कंडीशन. पीसीओएस का भी कोर रीजन, पीसीओडी या पीसीओएस का भी कोर रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी का भी रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और ओबेसिटी आल्सो हैज अ कोर रीजन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. अल्टीमेट रीजन इज कार्ब्स इनटेक. हाँ. इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो बहुत बड़ा रीजन Yes, it is an imbalanced diet which contributes to insulin resistance. तो उससे यू आर सेइंग बिलो 30 भी लोगों को पिगमेंटेशन का इशू आ रहा है. हाँ, बहुत पेशेंट्स को होता है. बिलो 30 और इंसुलिन रेजिस्टेंस टीनेज से लेके 30 तक की एज में काफी बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है. तो उसका जो आपने हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि एक्ने हुआ, उससे एक्ने गया, पिगमेंटेशन हो गए, तो हाउ डज द ट्रीटमेंट हैपेंस फॉर दैट? So treatment for pigmentation can be as simple as कोई depigmenting cream लगाई for the transient time, या फिर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स लिए, जैसे कि पीलिंग हो गया, मेडिफेशियल्स हो गए, लेजर्स हो गए, राइट, टू मेनी अदर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट लाइक माइक्रो नीडलिंग. आजकल तो पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स के लिए इतने सारे ट्रीटमेंट है कि हर एक पेशेंट को अगर अलग ट्रीटमेंट दी जाए तो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं एग्जॉस्ट होने वाले हैं. ओके ओके. राइट, बट along with treating the symptoms, कोई भी पिगमेंटरी प्रॉब्लम के जो ट्रीटमेंट है वो 2 मेन स्ट्रीम कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. एक तो जो डैमेज आ गया और पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे जो बन गया है उसको हटाने की ट्रीटमेंट, जिसमें एज आई सेड पिगमेंटरी क्रीम्स और लेजर्स और सारे ऑप्शन. जो दूसरा कैटेगरी है वो उसके रीजन को ट्रीट करने की है. तो उसके रीजन को ट्रीट करने के लिए यू नीड एन कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, राइट, एंड वी नीड टू कैटेगराइज द पेशेंट कि उनको पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है. राइट, गॉट इट. सो वी शुड एड्रेस बोथ द कैटेगरीज फॉर द सक्सेसफुल रिजल्ट. पर फर्स्ट, जैसे हर उसका फर्स्ट स्टेप होता है ना कि पहले आप क्रीम्स सजेस्ट करते हो, देन यू सी द रिजल्ट एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस हैपेंस. हाउ डज दैट वर्क? Ideally it should be hand in hand.
लेकिन अगर किसी को अपने आप कोई एक स्टेप लेना है, देन इट कम्स टू ऑप्टिंग अ क्रीम प्रोग्राम, कोई सीरम प्रोग्राम, विच इज डेफिनेटली अ फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन कि हाँ, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, चलो उसको हम ट्रीट करने की पहले कोशिश करते हैं, बट वी वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि उसके पीछे के रीजंस को भी साथ में ही एड्रेस करना हाँ, मतलब ऑफ कोर्स कंसल्ट अ डॉक्टर ऑलवेज, वो तो रहता ही है। क्रीम्स में पर अगर कोई सजेस्ट आप यू नो इफ समबडी इज लुकिंग की पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम देख रहे हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट दे शुड लुक फॉर दैट शुड बी देयर इन द क्रीम टू फाइट? Honestly, every skin requires a very different molecule. ठीक है, Right, but we are blessed कि आजकल कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं और हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, बट इंडियन स्किन में अगर बहुत सेफली कोई मॉलिक्यूल यूज करना है तो जिनको एक्ने प्रोन स्किन है वो एजेलिक एसिड यूज कर सकते हैं और कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं। जिनको ड्राई स्किन है दे कैन यूज विटामिन सी बेस्ड डिपिगमेंटिंग प्रोडक्ट्स, और जिनकी ऑयली स्किन है वो along with retinol based combination, glycolic acid based combinations यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये काम कैसे करते हैं? इफ आई आस्क यू कि सपोज किसी का, जो आपने बोला ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हैं, जो भी विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी स्पेसिफिकली आई सॉ इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये चीज हाउ डू दे वर्क? वी आर अप्लाइंग दैट प्रोडक्ट, कैसे वो पिगमेंटेशन पे काम करते हैं? सो एज आई सेड कि एज आई रेकमेंडेड, विटामिन सी आप जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए रेकमेंड कर दो। तो बेसिकली इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट। ड्राई स्किन है मतलब उतना मॉइस्चर नहीं है स्किन में कि वो अपने आप रिपेयर कर सके, वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है। आपने एक एंटीऑक्सीडेंट दे दिया तो स्किन विल अगेन गो इनटू अ रिपेयर मोड एंड everyone can see a positive change with their कितने skin. टाइम में आता है बट बहुत चेंजेस? क्योंकि हर इंसान को whenever it comes to anything instant results चाहिए होते हैं, that's something, तो what do you say? Anything in health is not instant. Yeah, it's not instant. So true, yeah. And whatever is very instant is something should not come under the category of health. We will talk about that part for sure. I will deep dive into that, but yeah. Yes. But we would suggest that अगर आपने appropriate product use किया है कि अपनी skin के लिए, तो मिनिमम 6 वीक्स का टाइम उसको देना चाहिए। आप जो भी यूज कर रहे हो उसको बिना 6 वीक कमिटेड रहने, उसके ऊपर अगर आप 6 वीक्स तक कमिटेड नहीं रहते हो then don't judge the product till that time. Very true, very true. I think that's a very practical advice. हाँ. कैसे इसका यूसेज का कुछ होता है क्या जनरली? मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि पिगमेंटेशन की क्रीम कोई लेके आया, हाउ शुड दे यूज इट? बिकॉज यू मेंशन अबाउट द एसिड पार्ट आल्सो। कोई भी तो मॉइस्चराइजर साथ में, सीरम साथ में यूज होने चाहिए, मॉर्निंग में होना चाहिए, इवनिंग में होना चाहिए, हाउ द यूसेज वर्क्स? सो वी यूजुअली रेकमेंड कि बेसिक जो प्रिवेंटिव केयर होता है ना, उसके लिए आप स्किन को मॉइस्चराइज करिए और उसको प्रोटेक्ट करिए इन द फॉर्म ऑफ सनस्क्रीन एंड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मेजर्स, जैसे आपने हैट पहना, सनग्लासेस पहने, या फिर कवर करके रखा स्किन को। दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव केयर मेजर्स। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब तो इसको बिल्कुल ना भूले आप। Of course, राइट, that's very आप important. एक तरफ स्किन को सिग्नल दे रहे हो, उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो कि आपको रिपेयर होना है, आप रिपेयर करना आप भूल गए हो, अगेन गो बैक इनटू दैट जोन, और वो टाइम पे अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो रिपेयर मैकेनिज्म नहीं हो सकता। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग एन एक्टिव प्रोडक्ट, प्लीज protect your skin and provide a preventive care. मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन से? मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन आपको यूज करना ही चाहिए। ठीक है। और इसको ओवर द नाइट लगा के रखना चाहिए, ऐसा होता है? यूजुअली ऑल द कॉन्टैक्ट थेरेपीज, चाहे वो क्रीम के फॉर्म में हो, सिरम के फॉर्म में हो, ऑइंटमेंट के फॉर्म में हो, उसका कॉन्टैक्ट पीरियड एटलीस्ट 6 to 12 आवर्स होना चाहिए। हाँ, तो फिर तो ये है कि इट्स बेटर रात को लगाओ, राइट? यस। और आपने जो जैसे हमने पिगमेंटेशन की क्रीम की बात की, फॉर द अगर हम ये चीज स्पॉट्स पे लगा रहे हैं, कैन वी यूज इट ऑन अंडर द डार्क, फॉर द डार्क सर्कल्स आल्सो?
No, No? under eye region is a very different region, right? हमारे मतलब जैसे हम हर सीजन में अलग कपड़े पहनते हैं, तो अलग एरियाज ऑफ योर बॉडी विल रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ एन केयर, राइट? पाम्स और सोल्स की स्किन हमारे अंडर आई एरिया से काफी अलग है, चीक की स्किन और बैक की स्किन भी काफी अलग है, बिकॉज उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उनका फंक्शन अलग है और उनका रिपेयर मैकेनिज्म भी अलग है। तो जो आप फेस पे लगा रहे हो वही अंडर आई में यूज करो, दैट इज नॉट समथिंग वी रेकमेंड। गॉट इट। और आपने इसमें ये चीज तो जैसे डार्क सर्कल्स की बात की, सन जो केयर की बात करी आपने, तो मेजर केयर जो आपने बताई वो है सन प्रोटेक्शन, क्योंकि तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सन इज द मेन होल, मतलब आपने से बताया फिर, पर सन का बहुत बड़ा रीजन होता है क्या पिगमेंटेशन पे? बिकॉज आपने केयर में सबसे ज्यादा सन की ही बात की, या तो ढक के चलो या चश्मे पहनो या सनस्क्रीन पहनो, तो हाउ डज दैट वर्क? सो जो सन रेज होते हैं, विजिबल लाइट होती है, उसमें यूवी रेडिएशन होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ये 3 कैटेगरी में सन रेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो विजिबल लाइट तो इट्स अ लाइफलाइन फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, राइट? बट जो उसमें यूवी रेडिएशन है, उसमें जो एक स्पेक्ट्रम होता है वो हमारी स्किन को बॉदर कर सकता है, वो हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा सकता है, राइट? और ये पहले जब ओजोन लेयर अर्थ पे इंटैक्ट था, जब तक वो पोल्यूशन से डैमेज नहीं होता था, ये रेज ऑलरेडी फिल्टर होके अर्थ तक आते थे। लेकिन अब बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ओजोन लेयर इज ऑलरेडी डैमेज्ड, उसके चलते ये रेज भी अपने पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं। अगेन जो पहले ग्रीन कवर हुआ करता था, we are not living under a green cover, now we are living in a concrete cover, so UV rays reach to your skin in much more bigger doses, तो उसके चलते फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है हमारी स्किन में और वो स्किन की रिपेयर मैकेनिज्म को स्लो कर सकता है। दैट्स अ रीजन nowadays we advise that you can protect your skin. And I think that will solve a lot of skin issues, मतलब Yes. कि जो एक बड़ा सबसे बड़ा मिथ कि घर पे सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये जो यूवी रेज है वो आपके ग्लास में से भी फिल्टर होके आता है, और हम पूरा दिन यूवी लाइट के नीचे ही बैठते हैं, एलईडी लाइट में से भी यूवी लाइट आती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या पीपल डोंट नो अबाउट इट। या सो ठीक है, सो आपने हमने समझा कि पिगमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक तो आपने बोला कि अभी एज कुछ रहा नहीं है, बट जनरली अपार्ट फ्रॉम ऑल द लाइफस्टाइल इश्यूज एंड एवरीथिंग, एज वी एज, तो ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन आना ही आना है लोगों को। इज दैट ट्रू? एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस? सो एज आई सेड, एज के साथ तो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म स्लो होगा, थोड़ा सा पिगमेंटरी चेंज आना नॉर्मल है, राइट? ड्राइनेस आना, पिगमेंटरी चेंज आना, बट वो ज्यादातर एविडेंट नहीं होता है। अगर आपको प्रॉब्लम की वजह से पिगमेंटेशन आ रहा है, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर इफ देयर आर सम अंडरलाइंग इश्यूज, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, तो वो पिगमेंटेशन इतना तेजी से आएगा कि you want to react on it, right? तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लो ग्रेड जो नॉर्मल एजिंग के साथ पिगमेंटेशन होता है वो कभी भी पता नहीं चलता है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मेरी स्किन डार्क हो गई और मुझे इससे प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम लगे, दैट मीन्स प्रॉब्लम स्किन पे भी है और अंदर भी है। तो मतलब विद एजिंग वाला तो बहुत कम उससे आता है, स्लो होता है। ठीक है। तो हमने डार्क सर्कल्स और एक्ने के बाद जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, इनका एनी अदर हाइपर पिगमेंटेशन में जो आप देखते हो, जैसे आपने मेलास्मस की बात करी जो ज्यादा कॉमन है, ऐसा कुछ? सो मेलास्मा इज आल्सो गेटिंग वेरी कॉमन। क्या होता है मेलास्मा? इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाता है और उसके चलते उसमें यूवी डैमेज ज्यादा होता है और पिगमेंटेशन दिखता है। स्पेशली जो हमारा मेलर एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वहां पे पिगमेंटेशन हो जाता है। सो मेलास्मा इज, क्या होता है उसमें? स्पॉट्स बन जाते हैं? हाँ, छाई, स्पॉट्स, झाई जो बोलते हैं। हाँ,
और ये Right. किसी एज में नहीं है एज यूजुअल जो आपने बोला। यूजुअली मेलाज्मा प्रेगनेंसी के आसपास और मेनोपॉज के आसपास फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, बट आजकल तो मेल्स में भी मेलाज्मा देखने को मिलता है आउट ऑफ देयर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड अ कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल। और रीजन आपने बोला अगेन हार्मोनल, मतलब Yes, पिगमेंटेशन का तो मेजर रीजन हार्मोनल ही है, दैट मींस। हार्मोनल रीजन जब हम बोलते हैं तो वो भी बहुत बड़ा रीजन है. इट इज कॉम्प्लेक्स चेंज एंड इंटरप्ले ऑफ योर overall health, which includes your mental health, which includes your physical health, which includes your social health and nutritional health. गॉट इट. तो ओके, तो लेट्स डीप डाइव फर्दर. आपने अब हमें पिगमेंटेशन किसी को हो गया है, डिपेंडिंग विच टाइप ऑफ इशू दे हैव, उस हिसाब से वो आपके पास आएंगे एंड दैट ट्रीटमेंट होगा. फर्स्ट इज द क्रीम ट्रीटमेंट एंड देन फॉर द ट्रीटमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं. इज देयर एनीथिंग कि अगर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट हुआ, they got treated with it and it's fine, can it reoccur again, anything like that happens? Because that's a very lot of research I did, तो ये चीज तो लिखा था कि ये बहुत controversial था कि आते हैं नहीं आते, तो what is it according to you? So as I said, पिगमेंटेशन के 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स है ना. हाँ. आपने क्रीम से ये तो एड्रेस कर दिया कि ऊपर जो दाग धब्बे बन गए हैं, जो स्किन आपको दिखा रहा है, उसको आप सिम्टोमेटिक केयर दे रहे हो. जैसे फीवर आया तो पेशेंट को पैरासिटामोल दिया गया, वो फीवर को कंट्रोल कर रहा है, वो फीवर के रीजन को नहीं ट्रीट कर रहा है. तो जब हम पिगमेंटेशन के रीजन को ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वापस आ सकता है ना. अगर एक बॉटल में होल हो गया है और पानी उसमें से निकल रहा है, कंडीशन इज कि बॉटल में पानी भरा रहना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप तो आप ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालना शुरू करो. नहीं, पर लोग वो परमानेंट सोल्यूशन मांगते हैं, लेकिन वो बॉटल का होल भी तो बंद करना पड़ेगा. हाँ, सही बात है. Right. तो अगर if the root cause is treated, तो ऐसा है कि शायद ना वापस आए. Exactly. हाँ, makes sense. बट रूट कॉज को ट्रीट करने में टाइम देना पड़ता है. एंड ये तो मैंने कितने डॉक्टर्स फ्रॉम हार्ट टू लंग टू, मैं सबसे ही बोलती हूँ, किडनी, सबसे जिससे भी बात करिए ना आप, अब मतलब सब यही बोलते हैं कि रूट कॉज तो लाइफ मेजर जो है ना, तुम्हारा जो स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेगी. स्किन डॉक्टर्स भी नाउ दे आर फोकसिंग the skin treatment plus the lifestyle part obviously of it. Yeah, that's true. और sunscreen एक जो मेजर आपने बोला, कितना बड़ा रामबाण है पिगमेंटेशन को फाइट करने के लिए, क्या बोलोगे आप? As I said, it is a very important step for preventing the problem. ऐसा कुछ है कि कोई स्पेसिफिक सनस्क्रीन लेनी चाहिए जिसको पिगमेंटेशन हो? According to the skin type, सबको अलग अलग सनस्क्रीन चाहिए, right? लेकिन अगर मुझे ब्रॉड कैटेगरी में बताना है तो जो ऑयली स्किन है वो जेल बेस्ड या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करे, जिनके ड्राई स्किन है वो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करे. वो नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए, मतलब उससे पिंपल्स होने के चांसेस 0 के बराबर होने चाहिए, ताकि एक तरफ हम स्किन में पिगमेंटेशन ना हो जाए, टैनिंग ना हो जाए, दाग धब्बे ना आए, इसके लिए यूज कर रहे हैं सनस्क्रीन, और दूसरी जगह अगर वही सनस्क्रीन आपको पिंपल्स करके नए दाग छोड़े तो उसका कोई मतलब नहीं है. सो इट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक एंड इट शुड बी सूटेबल टू योर स्किन टाइप. ठीक है. एंड एक चीज जो मैंने देखी थी कि जो ये फेयरनेस क्रीम्स होती है ना, पीपल यूज दैट अ लॉट. ऑफ कोर्स जो आपने एक मेंटल स्ट्रेस की जो आपने बात करी कि जिसको पिगमेंटेशन हो गए तो दे फील लेस अबाउट देमसेल्व्स लुकिंग इन द मिरर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड टू अवॉइड दैट फेयरनेस क्रीम्स, बीबी क्रीम्स ऐसे सब यूज की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दोस क्रीम्स ऑन द स्किन which already has pigmentation? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी स्किन टाइप है ना, सेलिब्रेट इट. डोंट फील inferior about your skin color. That is the first step to healthy skin. Second, जो स्टेरॉइड या फेयरनेस क्रीम्स जो मार्केट में मिल रहे हैं, which are non-studied, it's more like a demand supply thing, है ना. सभी को क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो जब मार्केट पोटेंशियल देखता है कि यार हम यहाँ पे बिजनेस बना सकते हैं, तो वो तो बनाएंगे ही ऐसी फेयरनेस क्रीम, राइट, और लोग खरीदेंगे उसको क्विक रिजल्ट्स के लिए. I would request कि don't run behind quick results. Run behind a better product, right? आप जब ये non-studied
फेयरनेस क्रीम खरीदना बंद कर दोगे तो वो लोग बेचना भी बंद कर देंगे. We recommend that use a product which helps your skin. Take a slow path. धीरे धीरे ठीक करो, वो ज्यादा अच्छे से रिपेयर होगी और लंबे टाइम के लिए आपको इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स दिखेंगे. बट आपने जो स्टीरॉइड्स की बात करी, लोगों को पता है कि वो स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं? व्हाट्स द काफी टाइम तक हमारे कंट्री में फेयरनेस क्रीम में कंसील्ड स्टेरॉइड्स बिके हैं. कहाँ से मिलते हैं लोगों को ये चीज? इट इज एवरीवेयर. ओटीसी पे भी हर जगह? एवरीवेयर. ओके. वी विश कि हमारे रेगुलेटरीज और ज्यादा बेटर हो जाए, जो हो रहे हैं दिन में दिन, लेकिन इंडिया में रेगुलेटरीज को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि ऐसे नॉन कंसील्ड स्टेरॉइड कंटेनिंग फेयरनेस क्रीम नहीं बिके. नाउअडेज गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी गुड एक्शन कि फेयरनेस क्रीम के नाम पे आप क्रीम ही नहीं बेच सकते. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पीपल कि ये सब चक्करों में ना पड़िए. पर जो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि दे आर यूजिंग स्टीरॉइड. नो, उनको बस इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते होंगे. एग्जैक्टली. बाप रे. तो एनीथिंग आप सजेस्ट करोगे कि ये चीज है तो मतलब वो स्टीरॉइड है, जिससे लोगों को थोड़ी अवेयरनेस, तो लेबल्स पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, पर कुछ आपकी ये चीज पढ़नी चाहिए तो पता चलता है? थोड़ा मुश्किल है. हाँ, अच्छा. अगर लेबलिंग ही नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई? ये भी होता है कि लेबलिंग स्टीरॉइड है मेंशन्ड ही नहीं होता है. दूसरा, स्टीरॉइड इतना जल्दी रिजल्ट देता है कि एक ने यूज किया वो दूसरे को रेकमेंड कर देते हैं. तो वर्ड ऑफ माउथ से भी ऐसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिसयूज होते हैं. सो वी वुड रेकमेंड कि एक तो लेबलिंग पढ़ना चाहिए, लेकिन कौन कौन से स्टेरॉइड हो सकते हैं वो भी एक जनरल अवेयरनेस आनी चाहिए. ऑफ कोर्स मतलब ये तो, क्योंकि एक स्टीरॉइड्स जो आपने बोला कि चलो वेल रेड पीपल शायद एक बार पढ़ भी ले, पर जो ये जो एक्चुअल इशू है ना, ये चीज हमारे बहुत अभी भी गाँव में और उसमें जो है कि लड़की गोरी होनी चाहिए वाला इशू है, और उसको करने के लिए वो क्रीम उठा के ले आते हैं. तो दिस हैज टू गो आउट कि लोगों को समझ आए कि ये क्या ले रहे हो तुम. एक तो खुद देखो, और नहीं पता तो डॉक्टर से लो, पता करके लो. इसमें दूसरी जो साइड आती है जो हमने बात करी, होम रेमेडीज जो बहुत लोग यूज करते हैं. मतलब मैंने जितने देखे, आलू के छिलके का रस और टमाटर और नींबू लगाते हैं, वो विटामिन सी, क्योंकि इसमें अगर आप गूगल करोगे तो विटामिन से लिखा रहेगा, तो प्रोडक्ट यूज करने की जगह डायरेक्ट विटामिन सी यानी नींबू मुंह पे लगाने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? कितना काम करते हैं, कितना नहीं? Okay, so again home care is different for a different skin. लेकिन आजकल लोगों को जो ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाई देता है वो उनको अपनी स्किन पे ट्राई करना होता है. Definitely. We would like to stay away from that, right? Most of the home cares are benign, मतलब वो harmless होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा होम केयर ना करे जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है या आपको कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन दे सकता है. I think use of lemon and bleaching agents are one of those, right? Which are very harmful. Yeah, I would recommend that it is not for everyone. Bleaching agents तो किसी को भी use नहीं करने चाहिए, लेकिन lemon हर स्किन के लिए नहीं होता है, honey हर स्किन के लिए नहीं होता है. Honey भी? Exactly, you have to learn how your skin type is, right? So we would recommend कि अगर आपको प्रॉब्लम है और अगर उसको ट्रीट करना है तो you use a specific category of medicines which are available in the form of cream, serums या ointment. वो आपकी लाइफ ज़्यादा easy कर सकता है rather than using something जिसके बारे में आप इतना अच्छे से नहीं जानते हैं और आप अपनी स्किन को भी इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, and then getting frustrated कि कुछ नहीं हो रहा है. That will just add a stress to your life rather than making things easy for you. तो it's better to consult. That's the whole point. Yeah. And what about supplements? Supplements का जो आपने जैसे internally आपने root cause की बात करी, तो one is external treatments जो
फ्रॉम द क्रीम्स और फ्रॉम डॉक्टर विच विल कम, उसके अपार्ट सप्लीमेंट्स, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की आपने बात की तो लोग बहुत बार की विटामिन डी का सप्लीमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, हाउ मच डज दैट हेल्प इन लॉन्ग रन में पिगमेंटेशन को फाइट करने इफ के यू आर लिए? डेफिशिएंट इन विटामिन डी, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. अगर आप अनेमिक है तो आयरन सप्लीमेंटेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, राइट. और अगर आपको और कोई डेफिशिएंसीज है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका सप्लीमेंट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. बट नाउअडेज न्यूट्रिशन इज आल्सो टेकिंग अ वेरी बिग टर्न, राइट. अब न्यूट्रिशन हम सिर्फ जो खाते हैं या जो हमारे मील्स में से हमें मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारे माइक्रोबायोम्स क्या है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, उस पे भी डिपेंड करता है. सो साइंस इज ग्रोइंग strongly in that direction, and that is also one of the very big reasons कि हमारे न्यूट्रिशन से हमारे हार्मोन्स और हमारी इम्यूनिटी और हमारी स्ट्रेस प्रोसेसिंग कैपेसिटी कैसे चेंज होती है. ओके. एंड इस पे काफी लोग, क्योंकि जैसे हमने सोशल मीडिया की बात करी थी ना, तो काफी लोग इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट देख के और उसमें जो जैसे आपने एसिड्स की बात की, तो बेसिक जो बहुत ज्यादा मार्केट में इज रेटिनॉल यूसेज एंड ऑल ऑफ दैट, जो लोग की घर पे लेके आते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंसल्टेशन, वो लेके ही आ जाते हैं कि एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन. डज दैट एक्चुअली हेल्प्स इन रिमूविंग पिगमेंटेशन विद टाइम? वो हेल्प करता है? So retinol is a fantastic anti-aging molecule. Okay. Right. There are many such. लेकिन आप यूज भी करें. जो कैटेगरी ओटीसी के लिए है, जिसमें उसका परसेंटेज बहुत कम है और आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर उसमें कोई मेजर इरिटेशन, इरिटेबिलिटी या इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. लेकिन क्या आप 10 साल के बच्चे को कार ड्राइव करने के लिए देते हैं? आप नहीं देते हैं, राइट. आप 5 साल के बच्चे को एप्पल खुद से काटने को देते हैं? नहीं देते हैं. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर देम, बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ यूजिंग इट. तो जो दवाई होती है, चाहे उसमें रेटिनॉल आ गया, रेटिनोइक एसिड आ गया या सैलिसिलिक एसिड, एवरीथिंग विच इज मतलब इंस्टाग्राम फेवरेट दीज डेज, अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते. दे आर लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड. वो एक तरफ आपको इफेक्ट भी देता है और दूसरी धार से वो आपको साइड इफेक्ट भी दे सकता है. सो बेटर वी यूज एवरीथिंग अंडर द सेफ्टी लिमिट. क्या साइड इफेक्ट क्या होता है? रेटिनॉल से स्किन इरिटेबल हो सकता है अगर ज्यादा मात्रा कुछ डिफरेंट और स्किन को सूट ना कर रही हो. एग्जैक्टली. उससे स्किन और ज्यादा फोटो सेंसिटिव होके और उससे यूवी रे से पिगमेंटेशन होने के चांसेस है. तो आप लेके तो आए उसको पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, लेकिन पता चले उससे पिगमेंटेशन और बढ़ गया है, राइट. ये भी एक रीजन होता है कि पेशेंट को लगता है या नॉर्मल पॉपुलेशन को लगता है कि एक बार ठीक हुआ फिर दुगना वापस आ गया. हाँ, that's something. वो तो और बॉदर करता. और एक नायासिनामाइड्स भी है जो मैंने काफी अगेन सोशल मीडिया पे सुना है. How does that work? As I said, जैसे रेटिनोइक एसिड अच्छा, या Syntaxan रेटिनॉल acid. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. नायासिनामाइड इज आल्सो अ वेरी फैंटास्टिक विटामिन which can make your skin better, but learn whether it is for your skin or not. Got it. Wonderful. I have मेरे पास थोड़े अब मिथ वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसलिए स्पेसिफिकली नहीं पूछा. आई हैव केप्ट अ रैपिड फायर फॉर दैट व्हिच इज पॉप द मिथ. एंड मैं आपको उसमें डायरेक्ट मिथ्स जो भी है मार्केट में रिगार्डिंग पिगमेंटेशन वो पूछती हूँ. आपको जो दिमाग में फर्स्ट आंसर आए प्लीज लेट मी नो. ठीक है. थ्रेडिंग से पिगमेंटेशन हो सकता है? नॉट रियली. लेकिन कुछ स्किन कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें फ्रिक्शन से पिगमेंटेशन बढ़ता है, उन्हीं पेशेंट्स को थ्रेडिंग से पिगमेंटेशन बढ़ेगा. ओके. ज्यादा स्क्रब करोगे तो डार्क स्पॉट्स गायब हो जाएंगे? इट इज कंप्लीटली अ बिग मिथ. स्क्रबिंग से डार्क स्पॉट्स कभी नहीं जाते हैं, लेकिन होने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं. व्हाई सो? बिकॉज स्क्रब इज टू अ हार्श सिग्नल फॉर योर स्किन, राइट. कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन जब होता है स्किन का, अगर सबसे ऊपर का लेयर
बहुत कंट्रोल्ड मैनर में अगर निकलता है तो वो जरूर से स्किन को रिपेयर मैकेनिज्म में रख देगा। लेकिन अगर वो ऊट पटांग मेथड से हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, और अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है करने के बाद, तो उससे पिगमेंटेशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। बट एक्सफोलिएशन तो मंथ में एक बार तो सजेस्टेड होता है, उतना ही करना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन हर एक स्किन को एवरी मंथ नहीं चाहिए, किसी को एवरी वीक भी चाहिए और किसी को साल में एक बार चाहिए। अगेन नो योर स्किन। Yeah. पिगमेंटेशन 2-3 महीने में भी ठीक हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि Makes नहीं हो sense. सकता है। यूवी रेज घर के अंदर भी काम करती है। बिल्कुल। फेयर स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होता। फेयर स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा होता है। पिगमेंटेशन सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है। पिगमेंटेशन किसी को भी हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन ये चीजें आपने जो बताई है, अब मुझे खुद आंसर समझ आ गए थे पूरा जो सारा हमने कॉन्वर्सेशन उससे किया है। बट अपेरेंटली देयर इज नो एज फॉर इट और नो जेंडर फॉर इट, इट्स ऑल यू। टोटली 75% आप पे डिपेंड करता है, 25% आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर सकता है। एक जो मिथ्स की अगर हमने बात करी, एक फेशियल मसाजेस का मैंने व्हेन आई वाज रिसर्चिंग देखा था कि फेशियल मसाजेस जनरली लोग पार्लर में भी जाते हैं जो मसाज कराते हैं या फेस स्किन लिफ्ट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उससे अपेरेंटली पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ता है। फर्क इन टर्म्स की पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। Yes, it's true. अगर आपके फेस पे पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स है, then don't go for massage. Sometimes friction based massages, scrubs can increase pigmentation. तो we would recommend कि अगर कोई दाग धब्बे है फेस पे तो मसाज ना कराए। मतलब कभी नहीं करानी चाहिए? नहीं, आप कराइए, इट्स गुड फॉर रिलैक्सेशन, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, व्हाई नॉट। लेकिन अगर पिगमेंटेशन आल्सो, बट नॉट गुड फॉर पिगमेंटेशन। गॉट इट। एक जो अगेन वन मोर थिंग व्हिच आई सॉ इज मंकी माउथ। बेसिकली जो मुंह के अराउंड जो कालापन आ जाता है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पिगमेंटेशन। यस, या क्या तो होता वो है? ज्यादातर ड्राई स्किन कंडीशन, जिनको एक्जिमा होता है या फिर जिनको एलर्जीज होती है, उनको ज्यादातर पिगमेंटेशन हो जाता है। दूसरा, किसी किसी को स्ट्रेस की वजह से दे डू लिप स्मैकिंग, वो अपनी टंग वहां पे घुमाते रहते हैं, तो उसके चलते भी वहां पे पिगमेंटेशन हो जाता है। हाउ कम? बट उससे कैसे होता है? मतलब व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज हमारा सलाइवा भी ड्राई स्किन को इरिटेट करता रहता है, राइट? सो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता रहता है और बाद में मेलानिन डिपॉजिट हो जाता है। तो अल्टीमेटली उसके लिए यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। Yes, we have to change our habits. We have to support your skin in the form of moisturizer, and we should treat the problem which is leading to monkey mouth. तो उसमें भी पिगमेंटेशन की क्रीम्स उधर लगा सकते हैं या वो भी डिफरेंट होती होंगी? नहीं, उसके लिए जो नॉर्मल रूटीन पिगमेंटरी क्रीम्स होती है वो ज्यादातर नहीं यूज करनी चाहिए। अच्छा। जैसे कि अंडर आई रीजन के लिए उसके लिए और पेरी ओरल रीजन के लिए अलग क्रीम्स आते हैं। अलग क्रीम्स आता है। और जो गट की अगर मैं बात करूं, बिकॉज जितने भी अगेन बात करती हूँ मैं कि गट इज द very very prominent reason for many factors and many diseases also. So gut का relation skin से भी है? बिल्कुल। गट आपका ब्रेन और स्किन का एक एक्सेस होता है, राइट? ह्यूमन बॉडी एज अ होल इज नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। वो सबसे ज्यादा हमारे स्किन और हमारी गट में रहते हैं, राइट? which can talk with each other, right? And when they talk with each other, they talk to our hormones, which includes our hormones secreted in the body as well as in our brain. So there is a very strong correlation between how our skin health is dependent on gut health, gut health is dependent on our mental health, and it's a vicious साइकिल। इट्स अ विशियस सर्कल। बाप रे। और ये सारी चीजें जो होती है, जैसे हम कंज्यूम करते हैं, मिल्क हो गया, चॉकलेट्स हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनका भी असर होता है? बिकॉज ये सारे वो मिथ्स सॉर्ट ऑफ है। मिथ क्या बोलो, मतलब दीज आर द फैक्ट्स दैट आर आउट देयर बट लोगों को पता नहीं है। इट्स ट्रू कि ग्लूटेन से या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ता है, बट इट इज मोर ऑफ रेशियल चेंज एज वेल। जैसे मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट इज अ मिल्क टेकिंग पॉपुलेशन, राइट? हमारे यहाँ दिन की शुरुआत दूध वाली चाय से होती है या कॉफी से होती है, या बच्चों का दूध बनता है। तो हमारी पॉपुलेशन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है,
because we are genetically adapted, लेकिन because of lot of chemical interference और उसकी एक नॉर्मल टेंडेंसी है इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने की, डेफिनेटली उससे पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. इट्स अ नोन थिंग. इट्स अ नोन थिंग. इट्स अ तो नोन ये साइंटिफिक उनके लिए थिंग. ज्यादा डिफिकल्ट होगा जिनको ऑलरेडी पिगमेंटेशन इश्यू है. हाँ, वी यूजुअली रूल आउट कि उनको ऐसे कोई इश्यूज है जिसके चलते उनके डाइट में से कुछ चीजें निकालनी चाहिए या कुछ चीज ऐड करनी चाहिए. आपके लाइफ की बिगेस्ट केस स्टडी आप अगर क्या बोलोगे पिगमेंटेशन को लेके? There are many. I'm I sure. would say there are many. One that comes But top of your head. I would say that I have a 85-year-old female, Okay. right? और उनकी स्किन एक टीनेजर से भी ज्यादा चमकती है, because at 85 she is working, she is a lawyer, right? She can do exercise which even I can't do, right? And she is always happy and contented in her life. She is bang on her skincare. वो कभी भी अपनी स्किन केयर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ her life is a moral which everybody should take. So there are many such skin stories, and we wish कि there are crores of skin stories in our country. IV ड्रिप्स का वी हैव सीन सर्टेन केसेस आल्सो, और ये बोला जाता है, आई डोंट नो मिथ है रियलिटी है क्या है, कि IV ड्रिप्स भी लेनी चाहिए. इट्स वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग पिगमेंटेशन. हाउ डज दैट वर्क? व्हाट आर द थिंग्स? So it does help to get your pigmentary problems treated in a better way इंटरनली internally. ड्रिप्स किसकी होती है फर्स्ट ऑफ Because ऑल? basically it contains various medicines which are required for a different individual. ठीक है. लेकिन जो बहुत पॉपुलर है वो है ग्लूटाथियोन एंड विटामिन सी. दे आर द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो नॉर्मली हमारा लिवर भी बनाता है, लेकिन अगर वो कोई भी रीजन की वजह से कम बना रहा है तो हम बाहर से उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका स्किन से पिगमेंटेशन से क्या फायदा होता है? सो जब आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं तो आपका ओवरऑल रिपेयर मैकेनिज्म और इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, तो पिगमेंटेशन जल्दी से ट्रीट हो बट जाता हाउ डिड है. इट went wrong then? For because like lot of हमने जो देखा है कि one celebrity also they died because of it. So Because we humans are very greedy, right? Okay. हमें सब हर चीज के शॉर्टकट चाहिए. If dose chosen is wrong, उनको dose chosen, okay. Yeah, ठीक है. उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, right? Then they would get tempted to take a wrong dose in a wrong manner and in a shorter duration. या फिर वो unguided treatment था. got Then it. again, as I said, all the medicines, they are double-edged sword. आप उन्हीं से सजेशन लीजिए जो उसके बारे में जानते हैं. Don't give a knife in a hand of a child. वेरी ट्रू. एंड लेजर्स का भी काफी बड़ा मिथ है, मतलब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि लेजर्स अगर दे विल यूज तो इट विल इवन एनहांस, मतलब पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? So lasers are a very scientific line of treatment for many skin conditions, Okay. including pigmentary conditions. प्रॉब्लम ये है कि जो लेजर साइंस है वो हमारे जैसे कंट्री में अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो लोगों को नहीं पता है कि कौन से लेजर्स मेडिकल ग्रेड लेजर्स है. So if you are using medical grade lasers, you always get benefits. Pigmentation बढ़ेगा नहीं, जरूर से कम होगा, but not otherwise. So you have to, अगर आप किसी डर्मैट के जा रहे हो तो you have to ask about it, right? Yes. Got it. You should know your lasers as much as you know your doctor. Very true. I think ये चीज कम बात की जाती है. This is something that Yes. मेरे Why को- not? मेरे को When you are taking a technology-driven treatment, know the technology as well. मैंने कभी नहीं पूछा, मैं पर्सनली सोच रही हूँ. आई हैव नेवर आस्क्ड कि कौन सा should. लेजर यूज हो रहा You है. should. और ये जो आपने जैसे बात करी मेल फीमेल की बात करूँ, तो हम हमेशा फीमेल फोकस्ड थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं जब भी स्किन की बात आती है. मेल में जो आपने बोला कि कोई जेंडर होता नहीं है, एनीथिंग दैट यू, बिकॉज उनकी ऐसी स्किन, जितना मुझे पता है, मैंने सुना है कि उनकी स्किन कंपैरेटिवली हार्श होती है लेडीज को लेकर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दैट ट्रू? ऐसा नहीं है कि उनकी स्किन हार्श होती है, बट उनकी जो डर्मल थिकनेस होती है Thickness, वो थोड़ी हाँ. सी फीमेल से बेटर होती है. बेटर होती है. Yeah. ओके.
So, but again, it is very subjective. हाँ. ज्यादातर मेल्स की डर्मल थिकनेस ज्यादा होती है, but it varies from person And to and how person. many males and females ratio do you get when it comes to pigmentation? We usually get an equal ratio. Equal ratio. Yes. Okay. तो any skincare routine specifically for males अगर मैं आपसे पूछूं क्या बोलोगे आप? Again, we are not gender biased. हाँ. We believe in equality. Yeah. Men and women get similar skin related problems. Is that And they require a similar kind of an skincare. So males के लिए भी we would make it the same routine. Use a moisturizer, use a sunscreen, and I would recommend that everyone should use only one active molecule at a time. Right. So don't make things more complex for your skin. Go slow. Let it learn the medicine. Let you learn your skin, and that will be a key to better skin health. Yeah. Why I asked this is two things. अभी मैं जब डर्माटेट से भी बात करी थी तो एक रीजन मैंने उनसे जब बात करी थी तो उनका मेजर 60 to 70% जो है कंजम्पशन जो पिगमेंट स्किन का होता है वो मेल्स का है. मतलब है इशू बट मेल जो होते हैं ना वो थोड़ा एड्रेस कम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्किन इज नॉट देयर सब्जेक्ट. सनस्क्रीन की जब भी मैं बात करूंगी मेरा और पापा का ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन झगड़ा होता है. मैं बोलती हूँ लगाओ, वो बोलते हैं नहीं लगाऊंगा. ये सब तो मतलब दैट्स समथिंग जो मेल थिंक दे डोंट नीड इट. या यू नो ये जो स्किन केयर रूटीन है दिस इज ओनली फॉर फीमेल. बट लाइक यू मेंशन्ड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू मेंशन्ड इट कि इट्स इक्वल. वी कांट बी जेंडर वाइज व्हेन इट कम्स टू स्किन. और मेल को भी उतनी ही जरूरत है फ्रॉम टेकिंग केयर टू टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. और अगर कुछ होता है तो उस पे जो क्रीम्स और जो ट्रीटमेंट लेने हैं एवरीथिंग इज nothing is gender biased. Yes. But thank you so much. Amazing conversation. Pigmentation को लेके कुछ भी अगर आपको questions हो तो you can definitely reach out to her. But काफी डिटेल में अब मुझे तो अल्टीमेटली ये तो जो आपने एक साइंस समझा है कि रिपेयर और मेलानिन का जो रिपेयर स्किन रिपेयर के लिए मेलानिन का जो पार्ट होता है आई थिंक काफी क्लियरली समझ आ गया है. और पिगमेंटेशन पे अब मैं तो जितना काम कर सकती हूँ करूंगी. बट थैंक यू सो मच. बहुत Thank you for having me.